बहुत बहुत धन्यवाद किरण भाई और मंच पर बैठे सारे किसानों के हितैषी और भाई और बहनों। बहुत सी बातें हुई हैं, सुबह से आप सुन रहे हैं और कल भी मुझे मौका मिला था आपके समक्ष बात रखने का, लेकिन दो एक बातें जो निकल कर मुझे लगता है कि उसकी स्पष्टीकरण बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा उसको जानना जरूरी है कि हो क्या रहा है देश के अंदर। एक, जब भी हम देखते हैं किसानों से बात करते हैं कि किसानों को क्या चाहिए अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, तो मैं सब जगह ये पाता हूं कि वो कहते हैं कि स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करो। जहां जहां चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, पंजाब हो, बात यही होती है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो। मैं दावे से कह सकता हूं कि शायद ही कोई किसान नेता होगा या किसान होगा जिसने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पढ़ी भी होगी। वो 5 वॉल्यूम में है, किसी ने नहीं पढ़ी। उसमें सिर्फ एक वक्तव्य है, एक सेंटेंस है कि किसानों को जो उनकी दाम है, उसका जो पैदावार होती है, उसका जो C2 कॉस्ट कहते हैं, जो उस पर खर्चा आता है, उसमें 50% का प्रॉफिट दिया जाए। उसको लेकर सारे देश में चर्चा होती है कि किस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया। कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि उसमें आपने पढ़ तो लिया कि इसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो, आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो बढ़े, पर यह जानना जरूरी है कि देश के किसानों को उससे फायदा होगा कि नहीं होगा। देश में सिर्फ 6% किसानों को, सिर्फ 6% किसानों को समर्थन मूल्य मिलता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है। 94%, 94% फार्मर्स जो हैं उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलता, वो बाजार के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अगर आप स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट की डिमांड करोगे तो सिर्फ उन 6% किसानों को फायदा होगा कि जिसको न्यूनतम मूल्य मिलता है उसी को 50% प्रॉफिट भी साथ में मिलेगा। तो जो 94%, 94% किसान हैं, उनका क्या होगा, ये किसान संगठन कभी बात ही नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमें ये जानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है ये बहुत जरूरी है। इसमें गलत मत समझे, मैं चाहता हूं कि सारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, लेकिन अभी फिलहाल जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 2 फसलों पे मिलता है, गेहूं और धान के ऊपर, और वो जो है बाकी 23-24 फसलों के लिए उसको अनाउंस किया जाता है हर साल, लेकिन किया जाता है जो प्रैक्टिकली जो उपलब्ध है वो सिर्फ 2 फसलों के लिए है। पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्से, सारे देश में 2.5 स्टेट्स में, मेरा ये आंकलन है कि 2.5 स्टेट्स में, पूरी 3 स्टेट्स भी नहीं है, सिर्फ 2.5 स्टेट के अंदर किसानों को न्यूनतम मूल्य मिलता है, समर्थन मूल्य मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है वो रटी हटाई बात जो होती है, क्योंकि उनका नेता जो है बोल देता है कि भाई स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करो, तो वो भी कह देते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, पढ़ी किसी ने भी नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब दुनिया में सब में एक प्रेशर आ रहा है WTO के तहत भी कि आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को खत्म करिए। ये WTO में अभी एक जो प्रावधान चल रहा है जिसके ऊपर चर्चा भी देश में रही है 2 सालों से तकरीबन, उसमें WTO ने क्या कहा है। अभी मेरे कई साथियों ने मुझसे पूछा कि उसमें क्या क्लैरिटी उसमें चाहते हैं कि उसमें हुआ क्या है। देखिए, WTO ये चाहता है कि भारत में 2 फसलों पे सब्सिडी, मैंने पहले कहा जिसको हम न्यूनतम मूल्य कहते हैं, वो उसको सब्सिडी गिनी जाती है। वो उसका उनका नापने का तरीका समझना होगा हमको। अगर 100 करोड़ की धान होती है सारे देश में, तो उसका 10% हम दे सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी 100 करोड़ रुपए की अगर धान की फसल होती है तो उसका 10% यानी 10 करोड़, 10 करोड़ जो है वो आपका न्यूनतम मूल्य हो सकता है। ये सब्सिडी गिनते हैं उसको, और वो एक लिमिट रखी हुई है। उसको अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप WTO को आप जिसको ऑब्लिगेशन को तोड़ते हैं, तो आपको 10% पे वापस उसको लेके आना है, उससे ज्यादा उस लिमिट को आप क्रॉस नहीं कर सकते। धान की जो हमारी जो आज कीमत है, इस साल मेरे ख्याल से 1450 रुपए की प्रति क्विंटल की, अभी इस 2016 में जो कीमत है 1450 ही है सर, 1450 रुपए प्रति क्विंटल जो है, वो एक्चुअली वो जो लाइन जिसको मैं कह रहा था 10% की, उसको वो पहले ही तोड़ चुका है। हम 24% किसानों को देते हैं जो हमारी टोटल वैल्यू है उसका। तो WTO कहता है कि इसको कम करो, 10 पे लेके आओ, और या फिर इसको हटाओ। हमारी सरकार जो है वो एक्चुअली हटाना चाहती है।
वो इंतजार कर रही है कि भाई आस्ते 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 आप भी भूल जाएंगे, आपको मैसेज आ गया है कि सब अब न्यूनतम मूल्य नहीं बढ़ेगा, तो वो उसको हटाना चाहती है। एक तरफ तो सरकार की पूरी कोशिश है, मंशा है कि न्यूनतम मूल्य को हटाया जाए, और जो यूनिफाइड मार्केट की बात की जा रही है, नेशनल एग्रीकल्चर यूनिफाइड एग्रीकल्चर मार्केट, उसका मतलब यही है कि आप बाजार के हवाले हो जाए। 94% ही नहीं, अब सारे 100% जो किसान हैं वो भी बाजार के हवाले होंगे। और बाजार अभी जैसा कि जाखड़ साहब ने बताया, अजय वीर जी ने, कैसे उसकी वॉलेटिलिटी होती है, किस तरीके से किसानों को वो मारता है। अभी हरियाणा, कर्नाटका में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में 2 रुपए किलो भी टमाटर जो है वो लोगों ने सड़कों पे फेंका है। हैदराबाद में रामू जी बता रहे थे कि 30 से 50 पैसे प्रति किलो किसानों ने अपना टमाटर बेचा है। अगर आप इसको मार्केट प्राइस कहते हैं और बड़े खुश हैं आपकी इससे बड़ी किसान की प्रगति होगी, तो आपके समक्ष है कि मुझे नहीं लगता कि भीख मांगना क्या होता है अगर 30 से 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हैदराबाद की मार्केट में टमाटर किसान को बेचना पड़ता है। तो ये हमें जानना है, इसलिए न्यूनतम मूल्य का एक रोल है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे देश में समझने की जो हमें कोशिश जो करनी चाहिए वो ये है कि जब मंडी होगी, रेगुलेटेड मंडी होगी, जिसको हम APMC मंडी कहते हैं, तब जाके किसान आके अपना जो भी उसका प्रोड्यूस है उसको बेचेगा। वहां पर कमियां होंगी उस सिस्टम में, उस सिस्टम को इम्प्रूव करिए, लेकिन उस सिस्टम को हटाने की बात हो रही है क्योंकि कंपनियों को सस्ता माल चाहिए। वो कहती है कि पंजाब में जो गेहूं और धान का दाम है उससे सारी डिस्टॉर्शन हो जाती है मार्केट की। तो पंजाब में बहुत जबरदस्त प्रेशर है सरकार के ऊपर, पिछली सरकार ने उसको रोका है। वो चाहते हैं कि मंडियां भी खत्म की जाएं और जो न्यूनतम मूल्य है गेहूं और धान पे वो भी खत्म किया जाए। कई बार मुझे भी और आपको भी शायद बुलाया होगा, अजय वीर जी को भी, पंजाब के मुख्यमंत्री बादल साहब कई बार पूछ चुके हैं कि मैं तो जी तंग आ गया हूं, मेरे को सरकार का इतना प्रेशर है कि आप MSP हटाओ, MSP हटाओ, MSP हटाओ। हमारे देश के प्रॉब्लम पॉलिटिशियन का नहीं है, हमारे देश में प्रॉब्लम है इकोनॉमिस्ट का, जिसको हम शायद नहीं समझते हैं। ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो उस रिपोर्ट को पेश करते हैं सरकार के पास कि इसको हटाया जाए। हमारे पंजाब की भी अगर आप रिपोर्ट्स देख लें तो वो कुछ जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं देश के, जिनको हम सब ने कभी सोचा भी नहीं है कि वो किसका काम करते हैं, किसकी सेवा करते हैं। उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक्शन लेती हैं। तो उन इकोनॉमिस्ट को भी अपने नक्शे के उस पर रखिए कि उनको भी आपने टारगेट करना है। सिर्फ जो है पॉलिटिशियन ही दोषी नहीं है, दोषी ये भी है अगर हम उसको समझने की कोशिश करें। और जो बाकी इकोनॉमिस्ट नहीं बोलते हैं तो उनको भी ये मानना चाहिए कि एक आवाज़ जो है जब तक अच्छे इकोनॉमिस्ट की नहीं उठेगी तो जो दूसरा नकली इकोनॉमिस्ट है या जो कॉर्पोरेट का इकोनॉमिस्ट है वो आपको दबाता जाएगा। देश में 5-6 इकोनॉमिस्ट हैं जो आप टीवी पे देखते हो हर बार, और जब वो देखते हैं, मैं तो हर बार कहता हूं कि 5-6 इकोनॉमिस्ट ने देश को एक अपने, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, रैंसम पे रखा हुआ है। उनकी ही नीतियां आप सुनते हो, उन्हीं के बाजा जो बजता है उसको आप मान के चलते हो कि ये देश के हित में कह रहे हैं। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है किस तरीके से MSP को हटाया जा रहा है, किस तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर जो यूनिफाइड मार्केट ली जा रही है उससे किसानों का भला नहीं होगा। कर्नाटका में सबसे पहले 150 मंडियां तकरीबन बन चुकी हैं यूनिफाइड मार्केट की, लेकिन कर्नाटका में पिछले साल सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। अगर ये यूनिफाइड मार्केट इतनी ही अच्छी थी तो मेरा मानना है कि कर्नाटका में सबसे कम या कल बिल्कुल सुसाइड नहीं होनी चाहिए थी, सिवाय एक फसल के, कोपरा के, और सब फसलों में नुकसान हुआ। ये कहना कि आप इंटरनेट पे होंगे, आप जो भी अपना प्रोड्यूस है बेच देंगे, जहां भी आप चाहेंगे बेच देंगे, ये देखने में और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। अगर ये होता तो जो हैदराबाद के जो किसान हैं जिन्होंने 30 पैसे या 50 पैसे बेचा है उनको भी अच्छा दाम मिल सकता था। अगर ये जिस तरीके से हम मान के चलते हैं कि इंटरनेट पे आप जाएंगे तो आपको दुनिया भर के कहाँ पर आप बेच सकते हैं, बेच पाते। कोई किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो जानता है कहाँ उसको ज़्यादा दाम मिलेगा। कहने का मतलब ये हम सबको समझना है कि ये कौन सी नीतियां हैं, किस तरीके से खिलाफ करती है। एक और बात हुई है, मेधा जी ने भी बात उठाई थी कि जो सब्सिडी मिलती है जो कॉर्पोरेट घरानों को, पहली बात तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे मंच पर साथी हैं और जो हमारे सामने साथी बैठे हैं, जब हमें सब्सिडी मिलती है किसानों को तो हम कहते हैं सब्सिडी। जब कॉर्पोरेट्स को पैसा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि इंसेंटिव। बहुत सालों से मैं कहता आया कि इंसेंटिव भी सब्सिडी होती है। तब मुझे कहा गया टेलीविजन पे, अगर आपने देखा हो, वो 5-6 इकोनॉमिस्ट होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो तो ग्रोथ होती है अगर इंसेंटिव दिया जाता है, वो इंसेंटिव फॉर ग्रोथ होता है, और जो आपको सब्सिडी मिलती है ये आपको डोल है, ये आपको एक तरह का खुराक है कि आपको दी गई है कि आप इसका पे निर्भर कर जाओ। लेकिन मैंने हर बार कहा कि ये ऐसा नहीं है। सब जो इंसेंटिव होता है वो भी सब्सिडी है। और उनको कितनी सब्सिडी मिलती है?
2005 से 2004-2005 से अगर हम देखें, जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार आई थी तो एक अच्छा काम भी वो कर गई थी। एक अच्छा काम उन्होंने ये किया कि जो कॉरपोरेट को छूट दी जाती है टैक्सों में, उसको उन्होंने बजट में तो होता ही था, लेकिन एक कैटेगरी के नीचे ले आए, उसका नाम था रेवेन्यू फोरगॉन। तब हमें पता चला कि इतने करोड़ों की, लाख करोड़ों की छूट दी गई है इनको। और वो अभी पिछले साल जब बजट बन रहा था तो मेधा जी, मुझे याद है हम 2-3 इकोनॉमिस्ट के साथ में वित्त मंत्री जी के पास बैठा था, तो मैंने कहा कि ये बंद कर दीजिए जो रेवेन्यू फोरगॉन है। तो एक इकोनॉमिस्ट ने क्या कहा कि आप रेवेन्यू फोरगॉन की जो कैटेगरी है उसको हटा दीजिए, ताकि लोगों को पता ही ना चले कितना हमने सब्सिडी कॉर्पोरेट्स को दी गई है। और सरकार ने उसको मान लिया। पिछले 2 साल से बजट में अब रेवेन्यू फोरगॉन की लिस्ट कैटेगरी नहीं आती है, ताकि अब पता भी नहीं चले आपको कि कितनी सब्सिडी कॉर्पोरेट्स को दी गई है। पिछले 12 साल में देश में कंपनियों को 48 लाख करोड़ रुपया, 48 लाख करोड़ रुपए की टैक्स कंसेशन दिए गए हैं। 48 लाख करोड़ कितना होता है, मैं तो उसका असेसमेंट, लेकिन 48 लाख करोड़ का छोटा सा, मैं आपको उसका एक जो किसी इकोनॉमिस्ट ने कहा था, ये जो एलपीजी गैस होती है ना, एलपीजी गैस की सब्सिडी मिलती है आपको, 10 सिलेंडर कर दिए सरकार ने, तब कहा गया कि साहब ये वेस्टफुल है, ये हटाना चाहिए, ये आपने सुना। एक इकोनॉमिस्ट है देश के, हैं तो वो कॉर्पोरेट के, पर कभी कभी अच्छा काम भी कोई गलती से कर देता है। उन्होंने कहा कि जो एलपीजी की सब्सिडी है भारत में वो 48,000 करोड़ रुपए की है, ये वेस्टफुल है, इसको हटा देना चाहिए। और साथ में ये भी लिख दिया कि 48,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी से 1 साल की गरीबी जो है भारत की मिट सकती है। तो आपको अच्छा लगता है सुनते हुए, कितनी सब्सिडी हम एलपीजी पे दे रहे हैं, सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर पे दे रहे हैं, अगर इसको हटा दिया जाए तो इससे 1 साल की गरीबी मिटती है। मैंने उनसे सवाल किया कि अगर 48,000 करोड़ रुपए से 1 साल मिटती है, तो अगर हमने ये 48 लाख करोड़ रुपया कंपनियों से वसूल किया होता तो कम से कम 86 साल की हमारी जो गरीबी है मिट जाती है। और 86 साल की गरीबी अगर मिट गई होती तो हमारी सारी गरीबी मिट गई होती सदा के लिए। तब मुझे कहा गया कि नहीं, ऐसा मत करो, ये 48 करोड़ से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उससे फिर ट्रिकल डाउन होता है, फिर उससे ड्राइवर की नौकरी लगती है, उससे आपको घर में सफाई करने वाले की नौकरी लगती है, उसमें और भी नौकरियां लगती हैं, ये हमें सब बताया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि 48 लाख करोड़ रुपए की उनको सब्सिडी, उसको इंसेंटिव कहते हैं, उसको भी सब्सिडी कहना चाहिए था। वो जो 48 लाख करोड़ रुपए है, उससे ना तो नौकरियां आई, 12 साल में नौकरियां नहीं आई, ना तो उससे इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ा, ना उससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, ना उससे एक्सपोर्ट बढ़ा। तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा उनकी जेब में गया। मनी सेव्ड, मनी अर्न्ड। उन लोगों ने अगर पैसा बचाया तो उनके अपने उसमें प्रॉफिट्स में वो गया है, पर्सनल भी उनके प्रॉफिट में गया है। कहने का तात्पर्य है कि इकोनॉमिक नीतियों को हमें जानना भी बहुत जरूरी है। मेरा आप सबसे जो एक निवेदन था वो ये है, कम से कम हम लोग आगे से कभी भी एग्रीकल्चर फूड, जो पहले हमारे साथी सुनीलम जी बता रहे थे कि वहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात हो रही है जम्मू कश्मीर में, वो कभी भी उसको सब्सिडी मत कहिए, उसको इंसेंटिव कहिए। आगे से हम लोग भी सब्सिडी का शब्द बंद कर दें। आप अपने लिए जो हमारे गरीबों के लिए पैसा आता है उसको सब्सिडी मत कहिए, उसको इंसेंटिव कहिए। अब तो प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया है कि जो सब्सिडी कॉर्पोरेट्स को दी जाती है वो एक्चुअली इंसेंटिव नहीं है, वो सब्सिडी। जब वो कह सकते हैं तो आप भी तो कह सकते हैं। कम से कम इतना तो बोल दीजिए कि आगे से हम सब्सिडी का नाम नहीं लेंगे एग्रीकल्चर के लिए, हम उसको भी इंसेंटिव कहेंगे। ये भाषा, ये वोकैबुलरी का खेल है सारा, ये भाषा का खेल है। अगर जब हम कहते हैं सब्सिडी घटाइए तो हम गरीब आदमी पे क्या, सब्सिडी का नाम हमने बदनाम किया है तो गरीब आदमी का पैसा कम किया जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि इंसेंटिव, जिसमें मैंने कहा कि है सब्सिडी लेकिन वो बच जाते हैं, तो अगर आप अपने आप को भी इंसेंटिव के दायरे में लेके आते हैं तो मेरा मानना है कि आप भी उससे निकल जाओगे, जिसके प्रति हर बार मार की होती है कोशिश की ये सब्सिडीज को खत्म किया जाए। तो ये भी एक हमें अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी, वोकैबुलरी बदलनी पड़ेगी। और ये इसके साथ मेरा आपसे निवेदन यह है, एक अंतिम बात जो कहना चाहता हूँ, सुनीलम जी ने, मेधा जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं कि हमारे देश में इतने सालों का इतिहास है किसानों की मूवमेंट का, और तब भी मेरा हर जगह ये कहना होता है कि किसान अपने अपने इलाके में शायद हीरो है, लेकिन देश के जब परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो जीरो है। और वो जीरो किसी और के कारण नहीं है, वो अपने ही कारण है।
किसान जब वोट करता है तो अकाली कौन है, कोई कौन सी आपकी पार्टी थी जिसकी यहाँ की तेलंगाना की TRS है, या वो नायडू के साथ है, या वो क्या है, जो भी अलग अलग है, कि या वो जाट है कि सिख है, कि वो इस तरीके से वोटें करता है। कभी किसानी के नाम पर उसने वोट नहीं दिया। और हमारे जो किसान संगठन है वो भी इसी तरीके से बंटे पड़े हैं, कोई आइडियोलॉजी के ऊपर, कोई पॉलिटिकल एंगल के ऊपर, कोई कास्ट के ऊपर, ये सब बंटे पड़े हैं। और अफसोस ये है कि इतने सालों से इकट्ठे कोशिश हमने की है, लेकिन इकट्ठे नहीं होते। एक किसान नेता को यही नहीं पता कि पंजाब के किसान नेता को ये नहीं पता कि यूपी के किसान नेता कौन है, यूपी के ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश के किसान नेता कौन है, और मध्य प्रदेश वाले को तो क्या पता होगा कि तमिलनाडु में कौन है। कहने का मतलब ये है कि कभी किसान नेता भी इकट्ठे नहीं हुए आज तक। तो एक छोटा सा प्रयास उन्हीं के कहने पर किया गया, जिसको अभी आपको किरण जी ने बताया, उसका नाम रखा है किसान एकता। उसके अंदर अभी मेरा ये मानना है, आप मुझे बता भी सकते हैं ज़्यादा, कि अभी देश में 65 बड़े संगठन हैं। मैं जब बड़े कहता हूं तो मैं वो कहता हूं जो 50-60 हज़ार लोगों के लाने की क्षमता हो जिनकी। तो बड़े संगठन 50-60 हैं, ये 65 हैं। तो उसमें सबको इकट्ठा करने की कोशिश की है। कम से कम ये लोग, चाहे वो किसी कलर के हों, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज के हों, राइट पार्टीज के हों, किसी और कलर के हों, लेकिन सबको इकट्ठा एक मंच पर लाके कम से कम एक दूसरे का चेहरा तो देख ले, एक दूसरे को तो जाने तो सही। तो लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि उस प्रयास का एक अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ है कि अब वो खुद ही बात कर लेते हैं, खुद ही मैं देखता हूं कि हर जगह चले जाते हैं। वो एक रिश्ता था जिसकी बहुत ज़रूरत थी, और जब किसान नेता मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि और भी आसानी हो जाती है किसान समुदाय को इकट्ठा मिलने की। तो ये कोशिश रहेगी किसान एकता की कि सबको जोड़ा जाए देश में। और जब आवाज़ आपको लगे कि आपकी आवाज़ बुलंद हो सकती है, आपकी आवाज़ देश सुनेगा, तब हम ऐसा कुछ काम करें जिससे देश को एक नोटिस लेना पड़े कि ये भी किसान लोग हैं, ये भी एक तबका है सोसाइटी का जिसको हमने आज तक इग्नोर किया है। हम उसका इंतजार करेंगे, जल्दबाजी में नहीं है। हम नहीं चाहते कि जो 68 साल से हमने गलतियां की हैं वो किसान एकता भी करे। हम चाहते हैं कि अपने आप को पहले देख लीजिए, परख लीजिए, सबका एक अपना सपोर्ट देख लीजिए बेस, तब आप देश में जब कुछ करने योग्य हों तब आप उस पर करिए। तो उसकी ओरिएंटेशन में टाइम लग रहा है, कुछ समय लगेगा हमें एक दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए कि क्या देश में होना चाहिए। और आशा ये करते हैं आप सबके सहयोग से कि एक दिन कम से कम हम सब मिलकर उस आवाज़ को बुलंद कर दें जिसकी सबको प्रतीक्षा है। इसके साथ, इस आशा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर किसान सम्मेलन को और आशा को, और मुझे इनका नाम भूल जाता है किरण जी की, वो रेतु स्वराज्य वेदिका, मैं पंजाबी हूँ, जरा बुरा न माने, तो वो रेतु स्वराज्य वेदिका का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सब ने मिलकर इतना बड़ा प्रयास किया है। और छोटा छोटा प्रयास भी अगर जब बड़ा होता है, बड़ा तो खैर बड़ा होकर बहुत ही कुछ कर सकता है, तो मिलजुल कर ही काम आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।